बारे में बात करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि ये किसी गोलीय सरफेस पर आती है लाइट। ये मान लेते हैं किसी शीशे के बने गोले का, स्फीयर का, सर्किल का नहीं, स्फीयर का हिस्सा है। किसका? स्फीयर का हिस्सा है। इस स्फीयर के हिस्से के रूप में आप दो तरह के दर्पण देखते हैं, दो तरह के मिरर देखते हैं। एक वो जिसकी कोटिंग इस तरह से की गई है पीछे की तरफ, ठीक, और दूसरा वो जिसकी कोटिंग, इसको कहते हैं कॉनकेव। ये कौन सा है? कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है। जबकि अगर कोटिंग अंदर की तरफ कॉनकेव भाग में कर दी जाए तो ये जो बनकर आएगा उभरा हुआ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बनते कैसे हैं, इसको पहले समझ लीजिए। कैसे बनते हैं इनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो बात आगे बिगड़ जाएगी। अब आप ज़रा देखें, ये क्या है? ये एक शीशे का बना हुआ, ग्लास का बना हुआ क्या है? याद रखिएगा, स्फीयर है, ठीक है। ये स्फीयर है, ओके। ये सर्किल नहीं है। तो अगर हम इसको काटें यहां से ऐसे, इसको अगर ऐसे करके काटें और ज़मीन पर रखें तो कैसा दिखाई पड़ेगा? अगर ज़मीन पर रखें तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा? देखिए, ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। समझ में आई बात? ये ऐसा दिखाई पड़ेगा और आप देख रहे हैं कि इसका सेंटर ये है, ये है। तो इसी तरह से इसका भी सेंटर होगा, है ना? ये यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पर कहीं पे सेंटर होगा इसका, है ना? तो ये जो दूरी होती है, ये रेडियस होती है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या, ठीक। अब अगर इसके हमने इस भाग को कोट कर दिया, पेंट कर दिया, तो अंदर वाला भाग रिफ्लेक्टिंग भाग हो गया। और ये किस तरह का मिरर बन गया? कॉनकेव। केव का मतलब होता है गुफा। आप देखें ना, घुसना है, गुफा जैसा बना हुआ है, ये कॉनकेव भाग हो गया। लेकिन अगर हमने कोटिंग कर दी अंदर वाले भाग पर, अगर हमने कोटिंग कर दी अंदर वाले भाग पर, इस भाग पर हमने कोटिंग कर दी, तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? लाइट यहां पर आएगी और यहां से रिफ्लेक्ट करेगी। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो जाएगी। ये कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक। लेकिन रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो, इधर से हो रहा हो या इधर से हो रहा हो, क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेंटर बदल जाएगा क्या? कि अगर यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा तो सेंटर इधर आ जाएगा क्या? ना, इस पूरे स्फीयर का सेंटर तो एक निश्चित जगह पर फिक्स्ड है ना। समझ में आ रही बात? निश्चित जगह पर फिक्स्ड है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ओके। अब अगर इस पर आने वाली हम लाइट के बारे में चर्चा करें कि कैसे हम इस पर नॉर्मल खींचेंगे, तो नॉर्मल खींचने को समझ लीजिए। ये मान लेते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है और इस पर ये लाइट कहीं से आई, ये लाइट कहीं से आई, तो ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। इस पर लाइट आने का मतलब हुआ, सॉरी, इस पर नॉर्मल कैसे खींचा जाएगा, कहाँ पर प्लेन रखना है, आप इससे मिला दीजिए इसको, ठीक। जब आपने इससे मिलाया तो जो ये लाइन है ना, ये जो सेंटर रेडियस इससे मिलती हुई आगे जा रही है, ये इस पॉइंट पर क्या खींचेगी? नॉर्मल खींचेगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कर्व सरफेस पर नॉर्मल उसके जो वो स्पर्श रेखा होती है या उस पॉइंट पर जो प्लेन रखा जाता है, ये प्लेन, चूंकि ये 3D मामला है तो ये प्लेन, इस प्लेन पर देखिए नॉर्मल है ना। बताइए नॉर्मल है कि नहीं? नॉर्मल है ना। अब आप देखिएगा, ये कोटेड सरफेस है, ये सरफेस कोटेड है, ये वाली सरफेस जो आप देख रहे हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट हो गई, इंसिडेंट लाइट हो गई, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया।
इंसिडेंट पॉइंट हो गया, ठीक। और अब हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ठीक। तो रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं, इस चित्र को अभी बना रहने देते हैं। रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। नंबर 1 कि लाइट को मीडियम चेंज नहीं करना है। लाइट एक ही मीडियम में है, मतलब ऐसा नहीं है कि हवा से पानी में भागी जा रही है, हवा से शहद में जा रही है, शहद से हवा में जा रही है, पानी से हवा में जा रही है। लाइट को मीडियम चेंज नहीं करना है, एक चीज़। तो दो नियम होते हैं। एक तो नियम होता है कि जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट आई से दिखाया, रिफ्लेक्टेड लाइट आर से, और नॉर्मल, ये तीन चीज़ें। देखिए पहला नियम है, एक चीज़ दिमाग में डाले रहिएगा कि जो लाइट है उसको मीडियम चेंज नहीं करना है, ये इसकी ज़रूरी शर्त है, मीडियम चेंज नहीं होगा। लेकिन जो नियम है वो पहला ये है कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल शुड बी ऑन द सेम प्लेन, शुड बी ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों चीज़ें एक प्लेन पर होनी चाहिए। जैसे ये जो भाग आप देख रहे हो एक गोले का भाग था ना, तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा तो खींची नहीं गई। यहाँ पर अगर आप पेपर रखोगे, प्लेन रखोगे, समझ में आ रही है बात, प्लेन रखोगे, पेपर रखोगे, तब जाकर ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर हैं। आप देखिए इस प्लेन पर, इस प्लेन का नाम हम एक्स वाई रखे दे रहे हैं, एक्स वाई, एक्स वाई। इस एक्स वाई प्लेन पर इंसिडेंट लाइट भी है, देख रहे हो आप, नॉर्मल भी है और रिफ्लेक्टेड लाइट भी होगी। दूसरी बात, पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। प्रश्न ये उठता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मेजरमेंट कहाँ से किया जाना है, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मेजरमेंट कहाँ से किया जाना है। ये तो कह दिया, नियम दूसरा कह दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द सेकंड लॉ। लेकिन ये एंगल का मेजरमेंट कहाँ से किया जाना है, किस रेखा से, तो नॉर्मल से इनका एंगल नापा जाएगा। अब जरा देखें, मान लेते हैं ये एंगल है, बहुत बारीक चीज़ देखिए, ये इंसिडेंट और ये नॉर्मल, तो ये हुआ एंगल, लेट एक्स, या इसको आई नाम दे देते हैं, स्मॉल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी चीज़, नॉर्मल भी, वो रिफ्लेक्टेड लाइट भी इसी प्लेन पर होगी या इसी पॉइंट पर होगी। अब जरा देखिए रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा कहाँ सकती है, जा कहाँ सकती है, क्या लाइट इसके पार जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि ये कोटेड है, रिफ्लेक्ट होना है उसको, कोटेड है। दूसरी बात, जब आई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने की कंडीशन क्या है कि ये लाइट आई है और नॉर्मल से एंगल, बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको देखो भाई, ये नॉर्मल से एंगल का मेज़रमेंट होना है। इधर लाइट जा नहीं सकती, अगर इधर जा सकती होती तो हो सकता है ये भी एंगल आर हो जाता है, लेकिन इधर तो लाइट जा ही नहीं सकती, असंभव है। तो लाइट गई किधर, लाइट गई इधर, एंगल आई बराबर एंगल आर। समझ में आई बात, ठीक। ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ये इंसिडेंट लाइट है, और ये वाली लाइट, अब इसका नाम बदल गया है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक। तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि ये लाइट आने के बाद जाएगी कहाँ, अगर आप बेसिक नियम जानते हैं और अपनी ज्योमेट्री को आपने पकड़ के रखा हुआ है। बहुत बड़ी ज्योमेट्री नहीं है, छोटी सी है, समझ में आ गई बात। तो नॉर्मल के साथ एंगल का मेजरमेंट होगा। देखिए ये वाला एंगल कहाँ से नापा जा रहा है, ये देखिए नॉर्मल से लेकर इंसिडेंट तक, और ये वाला एंगल कहाँ से नापा जा रहा है, नॉर्मल से लेकर रिफ्लेक्टेड तक, और आई बराबर आर होना चाहिए। समझ में आ गई। ये पैरेलल लाइट हम लेकर चले थे, कोई भी लाइट लेकर चलें, अगर हम नियम याद रखेंगे
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लाइट को यहाँ से लेकर आते हैं, सेकंड कंडीशन, हम दूसरा कलर यूज़ करते हैं इसके लिए। मान लेते हैं अब हम लाइट इसको यहाँ से लेकर आते हैं, ये लेकर आए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, ये बना, ये बना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनेगा, इतना ही बनेगा। ये हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट। आपको हम इसका नाम दे रहे हैं एक और एक, देख सकते हैं इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, इसको नाम दे रहे हैं 2 और 2। आप इसका पूरा कोर्स देख सकते हैं कि इसका पूरा पथ क्या है। दोनों एंगल कहाँ से मेज़र किए जा रहे हैं, कहाँ से मेज़र किए जा रहे हैं, नॉर्मल से मेज़रमेंट हो रहा है। आपने कर्वेचर को देख लिया। अब आप देखें प्लेन में जब आप जाएंगे तो कितना आसान हो जाएगा। देखें ये सरफेस, ये लाइट आई इंसिडेंट, ये हुआ नॉर्मल, ये नॉर्मल हुआ। अब रिफ्लेक्टेड कहाँ जाएगी लाइट, ये भाग क्या है, ये भाग कोटेड है, ये कोटेड भाग है, नॉर्मल आपने खींच रखा है। अब रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ जाएगी, हम आपको ऑप्शन देते हैं। ये थी इंसिडेंट, अब हम आपको ऑप्शन देते हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी। कौन सी लग रही है कि दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड, सॉरी इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। कौन सी रे लग रही है कि दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड, कौन सी लग रही है बताओ। आप किसको कह सकते हैं ए, बी और सी में से कि विच वन शुड बी रिफ्लेक्टेड लाइट, कौन सा, बोलो, मुंह से बोलो। क्या तुमको ये एंगल और ये एंगल बराबर दिख रहे हैं, सी, दिस एंगल एंड दिस एंगल, मतलब ये लग रहे हैं, ऐसा हमने कोई नाप के नहीं बनाया है। लेकिन आपका जो दिमाग है वो एट द टाइम क्या कह रहा है, कौन सा एंगल इक्वल दिखाई पड़ रहा है। बी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट रे इस पार नहीं आएगी, रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। बी तो बिल्कुल ख़त्म। ठीक, इसी तरह से जब हम एक से ए के बारे में बात करते हैं तो ये एंगल हमको ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, जबकि रिफ्लेक्शन का लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई। तो ये रहा हमारे रिफ्लेक्शन के बारे में। जब हम खुरदरी सरफेसेस के बारे में जाएंगे, खुरदरी सरफेसेस हैं, मान लेते हैं सरफेस ऐसा करके है, ऐसा करके सरफेस है और ये लाइट रे आ रही है, ये आ रही है, आपको बताया सब पैरेलल आएंगी, ये आ रही है, ये भी आ रही है ना। तो इनके सबके हमको नॉर्मल खींचने पड़ेंगे। जैसे इसका नॉर्मल ये खींचेगा, इसका नॉर्मल ये खींचेगा, ठीक, कर्व्ड है तो ये इस तरफ चली जाएगी, सॉरी उसी एंगल में ये इस तरफ लगभग चली जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट। इसका नॉर्मल लगभग ये खींचेगा, ये इस तरफ चली जाएगी लगभग। इसी तरह से इस भाग का नॉर्मल जो खींचोगे वो ये खींचेगा, वो लगभग इस तरफ चली जाएगी। तो मेन चीज़ है कि हमको नॉर्मल खींचना आना चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि कुछ और बताने के लिए बेसिक चीज़ थी जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। तो आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया और इसके अलावा आपने देख लिया कि कोई भी रंग हमें क्यों दिखाई पड़ता है। दैट वाज ओके। तो हम लोग आज यहीं पर बात ख़त्म करेंगे और मेरा ख्याल है आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। रिफ्रैक्शन और लाइट को बहुत बेसिकली समझने के लिए, जैसे आगे आके आप लोग देखेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये ऐसी चीज़ें हैं, पेचीदा चीज़ें हैं जो होती तो बहुत ईजी हैं अगर कॉन्सेप्ट है दिमाग में, पर अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो वो चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। खैर चलिए बात करते, बाय।